हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सुधांशु ऑफिशियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नौका विहार, जो कि बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य रूप से भरा हुआ चैप्टर है, जिसे हमारे कवि लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और इस चैप्टर में हमें प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन बहुत ही अति सुंदर रूप से देखने को मिलता है, जिसमें हमारी नाय होती है, चांदनी रात होती है। तो चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक एक पद्यांश को देखेंगे कि यदि इस चैप्टर से एग्जाम में आए तो आप पूरे नंबर आसानी से कर दे। चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई को जरूर सपोर्ट करना, ठीक है। तो पद्यांशों को स्टार्ट करने से पहले इन पद्यांशों का अर्थ आप समझ जाइए। जब हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी एक नाव को लेकर चांदनी रात में गंगा नदी में निकल जाते हैं सवारी के लिए, तो वो बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं को देखते हैं। ये उन घटनाओं को बहुत ही नजदीक से देखे हुए होते हैं, जिनका वर्णन हम आज सभी पद्यांशों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पद्यांश होने वाला है, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाल गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहिर सिहिर, लहराता तार तरल सुंदर, अंचल चंचल स नीलांबर, साड़ी की सिकड़ों से जिस पर शशि की रेशमी विवाह से भर, सिमटी है मृदुल मृत्यु लहर। तो हमारे पद्यांश एक का अर्थ होने वाला है कि जब हमारे कवि नाव में सवारी करते हुए गंगा को चारों तरफ से देखते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारी गंगा शांत यानी शांत थी, स्निग्ध यानी कोमल थी, और ज्योत्सना यानी प्रकाश से भरपूर, उज्ज्वल यानी प्रकाशित थी। यानी जो गंगा नदी की सवारी जब करते हैं अपनी नौका से, तो वो चारों तरफ देखते हैं कि वहाँ का माहौल एकदम शांत होता है, कोमल होती है, और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होते हैं। अपलक यानी बिना पलक झपकाए हुए, अनंत यानी जिसकी सीमा का कोई अंत न हो, नीरव यानी एकदम बिना शोर शराबे के, भूतल यानी इस पृथ्वी पर। यानी कवि इसमें कह रहे हैं कि जो हमारी गंगा नदी है ना, वो बिना पलक झपकाए हुए एकदम दूर सीमा तक स्थित थी, और नीरव का मतलब हुआ बिना कोई शोर शराबे से, भूतल यानी इस पृथ्वी पे वह विराजमान थी। यानी जब वो अपनी नाव से सवारी कर रहे हैं ना, तो गंगा की इन सभी दृश्यों को देखकर वो कह रहे हैं कि गंगा के चारों तरफ एकदम शांत माहौल था, स्निग्ध यानी कोमल था, और प्रकाश से पूरी भरपूर थी। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सैकत सैया यानी वह बालू इस प्रकार लेटे हुए थे, पर दुग्ध धवल, दुग्ध यानी दूध, धवल यानी धरातल पे, जिस प्रकार पृथ्वी पे कोई दूध की परत चढ़ गई हो। यानी चंद्रमा की रोशनी में जो गंगा नदी के किनारे वो बालू दिखाई दे रहे थे, वो इस प्रकार रोशनी में दिखाई दे रहे थे मानो उन पे कोई दूध की परत चढ़ गई हो। यानी वो पूरी तरीके से सफेद दिखाई दे रहे थे। फिर कहा जा रहा है, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। तनवंगी गंगा यानी वह स्त्री गंगा, ग्रीष्म विरल यानी गर्मियों के मौसम में पतली हो जाती हैं। आप कभी गंगा को देखिएगा, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो गंगा नदी बहुत ही पतली हो जाती है। फिर कहा जा रहा है, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, यानी हमारी गंगा इस तरह दिखाई दे रही है कि व्याकुल होकर वह थकी हुई, मुरझाई हुई, क्लांत मने प्यासी हुई, निश्चल जल में वह लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल। तापस बाला गंगा यानी जो हमारी गंगा नदी उस समय दिखाई दे रही थी ना, मानो वह कोई तपस्वी की बेटी हो, निर्मल यानी एकदम स्वच्छ हो, और शशिमुख से दीपित मृदु करतल, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब था वो गंगा नदी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। से दीपित यानी ली हुई थी, मृदु करतल यानी अपने कोमल हाथ पैर में। यानी वह दृश्य उन्हें देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था ना कि मानो चंद्रमा को गंगा नदी अपने कोमल से हाथों में लेकर लेटी हुई है। लहरे उर पर कोमल कुंतल, यानी जो लहरें उठ रही थी, नीचे आ रही थी, छोटी छोटी जो लहरें थी, तो लहर की एक तरफ रोशनी थी और लहर की दूसरी तरफ अंधकार होती है, ठीक है। तो उस अंधकार की तुलना एक स्त्री के बाल से की जा रही है, एक स्त्री के केस से की जा रही है, क्योंकि यह जो पद्यांश है ना, वो मानवीकरण अलंकार से बना हुआ है। इसमें हमें सब कुछ मानना है, ठीक है। तो लहर की जो अंधकार वाला हिस्सा है ना, उसकी तुलना हमारे कवि एक स्त्री के बाल से कर रहे हैं। तो वह कह रहे हैं कि जो लहरें की दूसरी तरफ जो कोमल सा अंधकार दिखाई दे रहा है, वो मानो उनके बाल पूरी गंगा नदी में फैले हुए हों, और गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। गोरे अंगों पर यानी जो गंगा नदी का अंग था ना, वो एकदम गोरा था। अब गोरा कैसे है? क्योंकि उन्हें
इस तरह दिखाई दे रहा था कि जो पानी का कलर क्या होता है, एकदम साफ और स्वच्छ होता है, और बालू भी कैसा था, सफेद था। तो वह कह रहे हैं कि जो गंगा नदी का जो गंगा के जो शरीर है ना, वो एकदम गोरी थी और लहराता तार तरल सुंदर। यानी जो गंगा के शरीर पर ऐसा तार पड़ा हो जिसमें चांदनी का तार लहरा रहा हो, और चंचल अंचल सा नीलांबर, यानी उनका जो आंचल था वो एकदम चंचल था। कहाँ? नीलांबर, यानी उस नीले आसमान के नीचे, यानी उस नीले आसमान के नीचे उसका आंचल एकदम चंचल था। और साड़ी की सिकुड़न सी, जिस पर, यानी जिस प्रकार साड़ी को फैला दिया जाता है ना, तो वह गोल गोल सिकुड़ जाती है। कभी आपने देखा होगा कि साड़ी को ऐसे ही फेंक देंगे तो वो सिकुड़ जाती है। उसी को कह रहे हैं कि शशि की रेशमी विभा से भर, यानी उस चंद्रमा की रोशनी में जो वह गंगा नदी की लहरें ऐसी दिखाई दे रही थी मानो वो सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, यानी वह इस प्रकार सिमटी हुई थी लहरें कि मानो किसी स्त्री को साड़ी पहना दिया जाता है। उसी तरह वह लहरें इस तरह दिखाई दे रही थी कि मानो गंगा नदी के ऊपर कोई साड़ी पहना दिया गया हो। ठीक है, तो हमारा पद्यांश एक को मैं पूरी अच्छी तरीके से बता दिया हूं। अब नेक्स्ट देखिए पद्यांश नंबर 2। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सीकता की सम्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर, और पाले उठी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरड़ी हंसनी सी सुंदर, ती रही खोल पालों पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबत हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरी ऊंचे लगती छड़ पर काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रबंध पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पद्यांश है। इस पद्यांश में जो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी होते हैं ना, वो अपनी नायों को लेकर जब गंगा नदी में जाते हैं ना, तो उसकी मनोहर मनोवृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं इसमें। और वह कह रहे हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर, यानी चांदनी रात की अभी शुरुआत होती है, यानी चांदनी रात के भी पहला पहर होता है, तो हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर यानी जल्दी से हम लोगों ने अपनी नाव को लेकर गंगा नदी में चलना प्रारंभ कर दिया। सीकता की सम्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर। सीकता की, यानी कभी इसमें गंगा नदी के तट की वर्णन करते हुए कहते हैं कि सीकता की, यानी जो बालू वहां पे दिखाई दे रहे हैं ना, सम्मित सीपी पर मोती। सीप यानी होता है जैसे कोई हमें ऐसी वस्तु मिल जाती है, उसको खोलते हैं ना तो उसमें मोती निकलते हैं, वैसे ही सीप होती है। ठीक है, तो उस सीप में मोती ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, मानो ज्योत्सना, यानी वो चारों तरफ प्रकाशित हो रही है, चमक रही है। बिचर यानी चारों तरफ। तो उस चांदनी रात में वो मोती एकदम चमकीली दिखाई हुई प्रतीत हो रही है। पाले चढ़ी उठा लंगर, पाले यानी त्रिपाले चढ़ गई, और उठा लंगर, लंगर यानी एक कांटा होता है जो फंसाया गया होता है किसी भी नाव को रोकने के लिए। तो उस लंगर को उठाकर और तिरपालों को चढ़ाकर हम इस गंगा नदी की सवारी करना प्रारंभ कर देते हैं। अमृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरड़ी हंसनी सी सुंदर। वो नाय कैसे चल रही थी? मृदु मंद मंद, यानी मृदु यानी कोमल, मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंथर मंथर यानी आराम आराम से। यानी वह जो नाय थी वह एकदम कोमल, धीरे धीरे और आराम आराम से चल रही थी। लघु तरड़ी हंसनी सी सुंदर, लघु यानी छोटा, तरड़ी यानी नाव। वह जो छोटी सी नाव थी वो ऐसे प्रतीत हो रही थी ना कि जिस प्रकार हंसनी सी सुंदर, यानी किसी तालाब में कोई एक हंस होती है तो उस तालाब की रौनक बढ़ जाती है। उसी प्रकार हम गंगा नदी में एक नाव को लेकर, छोटी सी नाव को लेकर चले थे जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। और तीर रही खुलपालों के पर, और उस हंस की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हंस अपनी पंखों को फैला लेती है, उसी प्रकार हम लोगों ने खोल पालों के पर, यानी जो तिरपाल हम लोगों ने बांधे हुए थे उसको फैला देते हैं, जिसकी हवाओं के द्वारा हमारी नाव तेजी से चलने लगे। फिर कभी कहते हैं कि निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलित निर्बल। निश्चल जल यानी वह जल बिना हलचल के था, और सूची दर्पण पर यानी उसमें अपना ही चेहरा देखा जा सकता था। वह इतना जल बिना हलचल के, वह साफ और शुद्ध जल था जिसमें अपना ही हम अब दर्पण देख सकते थे, अपना ही प्रतिबिंब देख सकते थे। लेकिन कह रहे हैं कि बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, यानी वह बिंबित हो रहा था, यानी वह प्रतिबिंब बन रहा था उस जल में। किनका? रजत पुलिन निर्भर, यानी जिस प्रकार एक चांदी का टुकड़ा होता है ना, चमकता है ना, उसी तरह उस जल में जो सितारे थे, चंद्रमा के पीछे क्या होते हैं? सितारे। उस जल में वो सितारे
चमक रहे थे, उनकी परछाइयां दिख रही थी। कैसी? दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, यानी वो जो सितारे थे उनकी जो परछाइयां थी पानी में जो दिख रहे थे वो क्षण भर में ही बड़े हो रहे थे, क्षण भर में ही छोटे हो रहे थे। क्योंकि लहर क्या होती है ना, ऊपर नीचे जैसे ही आती है ना, तो हमारी प्रतिबिंब क्या होती है, बड़ी छोटी दिखाई देने लगती है। वो काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमाण, यानी जहां से वो गुजर रहे थे ना उसके बगल में कोई एक राजभवन था, उस राजभवन का नाम था काला काकर। तो उन्हें ऐसा लग रहा था ना कि इस गंगा नदी ने उस काला काकर के राजभवन को अपनी गोद में सुलाया हुआ है और जल में एकदम निश्चिंत भ्रमण पलकों पर वैभव स्वप्न, यानी वह भवन उस जल में स्वप्न में सोकर अपने वैभव के सपने को देख रहा है। यानी उस महल की परछाई उस गंगा नदी में पड़ रही है और वह महल ऐसे लग रहा है ना कि मानो वह जल में सोया हुआ है वह महल, और वह अपने ही दुनिया का, अपने ही स्वप्न का स्वप्न देख रहा है। ठीक है, तो हमारा दूसरा पद्यांश भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 3। तो हमारा तीसरा पद्यांश है, नौका से उड़ती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोल रहे थे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अनंत स्थल, जिनके लघु दीपों का अंचल अंचल की ओट किए अविरल, और फिरती लहरें लुक छिप छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे करे में ओझ ओझल, लहरों से घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो हमारे इस पद्यांश में जो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी है, जब वो नौका विहार की सवारी करते हैं, सफर करते हैं, तो उसमें जो भी घटनाएं होती हैं उसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक हमारी जो नौका थी वह निश्चल थी, यानी जिस पानी में कोई हलचल नहीं था उसमें हमारी नौका थी। अब नौका से उठती जल हिलोर, यानी जैसे ही नौका हमारी चली तो जल में क्या हुआ, उथल पुथल हो गया, यानी जल में हिलोर हो गया। हिल पड़ते थे नभ के ओर छोर, यानी उस जल में देखने के बाद ऐसा लगता था कि आसमान का एक छोर से दूसरा छोर उलट पुलट गया हो। ठीक है, कि विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे थे चल तारक दल। विस्फारित नयनों से, यानी बड़े बड़े नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे थे, यानी वे लोग जल में कुछ खोज रहे थे। कौन? जो नाव को चला रहे थे वे मल्लाह होते हैं। तो वे लोग जल में कुछ खोज रहे थे कि शायद उनको कुछ ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे वो उनको काम आ सके। तो अंधकार में वो लोग कैसे खोजेंगे? वहां पे ज्योतित कर रही थी नभ का अनंत स्थल, यानी जो आसमान में जो चांदनी थी उस चांदनी का जो प्रकाश था उस प्रकाश से वे जल में, जो मल्लाह थे ना, वे जल में खोज रहे थे कि शायद जल में कुछ हमें मिल जाए। और जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल, यानी कभी इसमें कह रहे हैं कि जिनके लघु दीप, यानी जब गंगा नदी में छोटे छोटे दिया हम लोग जलाते हैं ना, उसका जो चंचल है, उसका जो सुंदरता है, अंचल की ओट किए अविरल। अंचल की ओट यानी लहरों की आड़ में, वह अविरल यानी दिख भी रही है और छिप रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे दिए जो जलाए जाते हैं गंगा नदी में, वह दूर से देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कभी वो दिख रही थी, कभी वो लहरों में लग रहा था मिल गई हो। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, वही कहा जा रहा है कि फिरती लहरें, जिस प्रकार लहरें फिरती थी, लुक छिप पल पल, कभी दिखती थी कभी छिपती थी, पल पल वो दिखती थी छुपती थी। ठीक है, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, और रूप हरे कंचों में थे ओझल। सामने शुक्र की छवि झलमल, शुक्र यानी भोर के तारा को हम लोग शुक्र कहते हैं। तो कभी इसमें कह रहे हैं कि जैसे वे नाव को लेकर आगे चल रहे तो उन्हें सामने शुक्र दिखाई दे देते हैं, यानी भोर का तारा दिखाई देता है। यानी यह जो घटना हो रही है ना, इसमें मध्य रात्रि बीत गया, भोर हो रही है। तो उसमें करें जो शुक्र की छवि है, जो शुक्र की परछाई है, वो अगर इस नदी में पड़ रही है, इस गंगा नदी के चांदनी रात में पड़ रही है, तो पैरती वह कैसी दिखाई दे रही है? जिस प्रकार परी सी, यानी कोई एक एंजल, एक कोई परी होती है ना, उस प्रकार वह तारा दिखाई दे रहा है जल में कल। उस जल में वह शुक्र जो तारा है वह एक परी की भांति दिखाई दे रहा है, और रूप हरे कंचों में ओझल, की लहरों में चंचलता आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है और छिप जा रही है। ठीक है, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक।
लहरों से घूंघट झुक झुक, यानी हम इससे पहले पढ़े थे कि जो जल की जो लहरें थी उसे मानो वो साड़ी से तुलना की जा रही है, यानी उसे साड़ी पहना दिया गया हो। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो लहरें की घूंघट थी वह झुकी हुई थी, इस प्रकार झुकी हुई थी कि 10वीं का शशि, यानी जो उस समय चंद्रमा था ना, वो 10वें दिन का था, पूर्णिमा का 10वें दिन का चंद्रमा था। और तिर्यक मुख, मानो वह तिरछी नजर से देख रहा हो। और जब भी हम किसी को प्रेम से देखते हैं ना तो तिरछी नजर से देखते हैं। तो उसी चंद्रमा को कवि कह रहे हैं कि मानो वह चंद्रमा इस जल को वह तिरछी नजर से देख रही हो, और यह गंगा घूंघट के समान बैठ के लेटी हुई हो, और दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। मुग्धा सा रुक रुक, यानी वह अपने दृश्य को कभी दिखा रहा है तो कभी अपने दृश्य को छिपा रहा है, यानी चंद्रमा अपनी रोशनी को अपनी कभी दिखा रहा है तो कभी वह छिपा रहा है। तो इस तरह से हमारा पद्यांश 3 खत्म होता है। आगे देखिए पद्यांश नंबर 4। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृसल कोम शरीर, आलिंगन करने को अधीर, और अति दूर क्षितिज पर विपट माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, और अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ की ओर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोग, उड़ता हरने न विरह सोग, छाया को है कोकी का विलोक। बहुत ही सुंदर सा पद्यांश है, इसका अर्थ भी बहुत ही सुंदर होने वाला है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। इसमें कवि कह रहे हैं कि जब बिजली गंगा के मध्य में गिरती है, मध्य धार में गिरती है, तब मानो छिप गया चांदनी का कगार, यानी उस समय चंद्रमा की रोशनी छिप गई हो, क्योंकि बिजली की चमक ज्यादा होती है, इसलिए चंद्रमा की चमक क्या हो गई, छिप गई हो। और दोनों बाहों से दुरस्त तीर, यानी जो गंगा नदी के दोनों बाहों पर जो रेतीले बालू हैं, कृष कोमल शरीर, यानी उनकी जो शरीर है वो कैसी है, कोमल है, और वो भी आलिंगन करने को अधीर, मानो कि वह बालू भी कुछ समय के लिए विलुप्त हो गए हों। बिजली की रोशनी से वो भी कुछ समय के लिए, क्षण के लिए दिखाई नहीं दिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रूण रेखा सी अराल। अति दूर यानी बहुत दूर, क्षितिज पर, यानी क्षितिज का कहा जाता है जहां आसमान और पृथ्वी एक समान दिखाई दे रहे हो, यानी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वहां पे ऐसा दिख रहा हो कि आसमान और पृथ्वी एकदम मिली हुई है, उसे क्षितिज कहते हैं। तो बहुत ज्यादा दूर पर जब आसमान और पृथ्वी वैसी जगह जहां मिली हुई हो, तो विपट माल लगती भ्रूण रेखा सी अरा, तो वहां की बिटप माल यानी जो वहां के पेड़ थे वो ऐसे लग रहे थे, भ्रू भ्रू यानी जो इस प्रकार हमारी भौवें होती हैं, भ्रू रेखा की अराल, यानी हमारी भौहों के समान, वो पलक के समान दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार हमारी पलक खुलती है, बंद होती है, उसी तरह दूर स्थित आसमान और जमीन के बीच में जो पेड़ है ना, वह वैसे दिखाई दे रहे थे। और अपलक नभ नील नयन पर विशाल, अपलक नभ, नभ यानी आसमान, और अपलक यानी बिना पलक झपकाए हुए, यानी वह जो पलक, यानी जो उस आंख की बात हो रही है, वह मानो वह आसमान की आंख हो जो बिना पलक झपकाए हुए एक समान वह देख रही हो। और नील नयन विशाल, जिसकी आंखें कितनी हो, विशाल हो, यानी जिस आंख की बात की जा रही है वो आंख कोई और नहीं बल्कि यह नभ की बात हो रही है, यह आसमान की बात हो रही है, जो दूर क्षितिज पर स्थित उस पेड़ों की पलक के भौहें के बारे में बताई जा रही हैं। माँ की उर पर शिशु सा समीप सोया, धरा में एक द्वीप, यानी इसमें कवि हमसे कह रहे हैं कि माँ के यानी किसी माता के उर पर यानी छाती पे शिशु यानी कोई शिशु सोया हुआ है, यानी किसी माता के छाती पे कोई जिस प्रकार शिशु लेटा हुआ है, कोई एक बच्चा लेटा हुआ है, उसी तरह सोया धरा में एक द्वीप, उसी प्रकार इस पानी में एक द्वीप, द्वीप यानी अगल बगल पानी रहता है और बीच में छोटी सी भाग जो बच जाती है जिसमें मिट्टी होती है, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यह जो द्वीप है ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो किसी माँ के पेट पे कोई उसका बच्चा लेटा हुआ है। और उर्मिल प्रवाह को प्रतीक, उर्मिल का मतलब लहरों से युक्त, प्रवाह को प्रतीक मतलब उस प्रवाह को रोक रही हो, मानी वो टापू इस तरह दिखाई दे रहे हैं, वह द्वीप इस तरह दिखाई दे रहा है कि मानो इस लहरों को, इस पानी के प्रवाह को वह रोक रही हैं। फिर आगे कह रहा है कि वह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हरने निज विरह सो,
यानी कभी गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते हुए देखकर कभी सोचने लगते हैं कि वह कौविहक यह कौन सी पक्षी है, क्या वह कोक, क्या वह चकवा तो नहीं है। कोक यानी चकवा पक्षी को कहते हैं। उड़ता हरने निज विरह शोक, जो जल में अपनी छाया को पाने के लिए विरह वेदना दे रहा है, यानी किसी का शोक तो नहीं बना रहा है। और छाया को कोकी का विलोक, यानी वह अपनी छाया को अपनी व्याकुल होकर आकाश में उड़ता जा रहा है। यानी उस पक्षी को देखकर कवि के अंदर व्याकुलता का भाव उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ये चकवा पक्षी कहीं अपना शोक देखने के लिए व्याकुल होकर कहीं इस आकाश में उड़ तो नहीं न रहा है। फिर अगला पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 5। ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उनकी आलोकित सद्विचार, और इस धरा का ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजतहास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म जन्म के आर पार, शाश्वत जीवन के नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमरदान। तो ये भी पद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पद्यांश में हमारे कवि नौका विहार के अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उनके आलोकित सद्विचार, यानी जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे तट के किनारे पे पहुंचती है वैसे वैसे हमारे अंदर हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होते हैं। और कवि के अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं? वे सोच रहे हैं कि जिस प्रकार ये नाव जलधारा में एक जगह से चलती है दूसरे जगह अंत होती है, उसी तरह मानव की भी जीवन का क्रम है जो प्रारंभ होता है और एक दिन अंत होता है। फिर इसमें कहा गया है इस धारा का ही जग का क्रम, यानी जो संसार का क्रम है वो इसी धारा के समान है, और शाश्वत इस जीवन का उद्गम, यानी ऐसा लगता है कि मानो इस संसार का क्रम इसी जलधारा के समान बना हुआ है, इसी जलधारा के जीवन के विसार का शाश्वत है। शाश्वत है गति, यानी जिस प्रकार यह जलधारा गति करता है उसी तरह मनुष्य भी अपने जीवन में गति करता है, वह हर समय समय पे गति करता रहता है, हर समय का अनुभव करता है। और शाश्वत संगम, जिस प्रकार यह जलधारा एक जगह मिल जाती है उसी तरह मनुष्य भी, इसी तरह यह संसार भी एक न एक दिन आपस में मिल जाता है, यानी हर व्यक्ति एक दिन परमात्मा को मिल जाता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सती का यह रजत हास, यानी इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार आसमान में नीला आसमान का पूरी तरह से विकास हुआ है उसी तरह हम भी अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। और शाश्वत शशि का यह रजत हास, यानी जिस प्रकार चंद्रमा अपनी चांदनी में खुश रहता है उसी तरह हम भी कुछ ऐसा कर दे या कुछ ऐसा अपने जीवन में विकास कर दे कि हर समय हम खुशी में रहें। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, जिस प्रकार लहर ऊपर उठती है नीचे जाती है, ऊपर उठती है नीचे जाती है, उसी प्रकार हमारे पास सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, तो इन समय भी हमें क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। फिर आगे कर रहे हैं हे जग जीवन के कर्णधार, यानी हे जग जीवन, यानी कर्णधार का मतलब परमात्मा होता है, जग जीवन का मतलब इस जग को चलाने वाले, यानी हे जग को चलाने वाले परमात्मा, चिर जन्म मरण के आर पार, यानी वह कवि कह रहे हैं कि जिनका इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है उनका इस पृथ्वी पे मरना भी है, और शाश्वत जीवन का नौका विहार, क्योंकि कभी उस जीवन की तुलना अपनी नौका से कर रहे हैं। जिस प्रकार एक नौका एक जगह से प्रारंभ होती है और दूसरी जगह अंत होती है, रुक जाती है, उसी तरह यह जीवन है कि एक जगह से प्रारंभ होता है और कहीं ना कहीं हमारा जीवन एक जगह जाके रुक जाता है। और मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, यानी मैं अपने अस्तित्व और अपने ज्ञान को ही मानो भूल गया था कि जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, कि जीने की जो इच्छा है, मेरे जीवन का जो प्रमाण है, आज मुझे मिल गया इस नौका विहार के कारण। यानी इस नौका विहार का सफर करने के बाद मुझे इसका प्रणाम मिल गया, प्रमाण कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए और हमें कैसे कैसे खुशियों को अपने पास रखनी चाहिए। आज मुझे इसका प्रणाम मिल गया और करता मुझको अमरत्व दान, यानी इस नौका विहार से मुझे मानो अमरत्व प्राप्त हो गई हो। तो अब हमारा पूरा पाठ यहीं पे एंड होता है और इस पाठ को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अपने लैंग्वेज में समझा दिया हूँ, जिससे एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आप करके आए।
ठीक है। और भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।